पैसे का मनोविज्ञान परिचय। पृथ्वी पर सबसे बड़ा शो लॉस एंजल्स में एक अच्छे होटल में एक वैलेट के रूप में काम करते हुए मेरे कॉलेज के वर्षों में बिताया। एक लगातार अतिथि एक प्रौद्योगिकी कार्यकारी था। वो एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे जिन्होंने अपने 20 के दशक में वाईफाई राउटर में एक प्रमुख घटक का डिजाइन और पेटेंट कराया था। उन्होंने कई कंपनियों को शुरू और बेचा था। वो बेतहाशा सफल रहा। उनका पैसे के साथ भी एक रिश्ता था जिसे मैं असुरक्षा और बचकानी मूर्खता के मिश्रण के रूप में वर्णित करता हूँ। उसने कई इंच मोटे $100 के बिलों का ढेर ढोया। उसने इसे उन सभी को दिखाया जो इसे देखना चाहते थे और बहुतों ने जो इसे नहीं देखा। वो अपने धन के बारे में खुले तौर पर और जोर से डींग मारता था। अक्सर नशे में रहता था और हमेशा कुछ भी नहीं मानता था। एक दिन उसने मेरे एक साथी को कई $1000 नकद दिए और कहा, सड़क के नीचे गहनों की दुकान पर जाओ और मेरे लिए कुछ $1000 के सोने के सिक्के ले आओ। 1 घंटे बाद हाथ में सोने के सिक्के। तकनीकी कार्यकारी और उनके दोस्त प्रशांत महासागर की ओर एक गोदी के पास इकट्ठा हुए। फिर वे सिक्कों को समुद्र में फेंकने के लिए आगे बढ़े, उन्हें चट्टानों की तरह छोड़ दिया, यह तर्क देते हुए कि किसका सबसे दूर चला गया, सिर्फ मनोरंजन के लिए। कुछ दिनों बाद उसने होटल के रेस्तरां में एक दिया चकनाचूर कर दिया। एक प्रबंधक ने उसे बताया कि यह $500 का दीपक है और उसे इसे बदलना होगा। आपको $500 चाहिए? कार्यकारी ने अपनी जेब से नकदी की एक ईंट निकालते हुए प्रबंधक को सौंपते हुए अविश्वसनीय रूप से पूछा, यहाँ $5000 है। अब मेरे चेहरे से निकल जाओ और फिर कभी मेरा इस तरह अपमान मत करना। आपको आश्चर्य हो सकता है कि यह व्यवहार कितने समय तक चल सकता है। और उत्तर लंबे समय तक नहीं था। मुझे सालों बाद पता चला कि वो टूट गया। इस पुस्तक का आधार यह है कि पैसे के साथ अच्छा करने का संबंध इस बात से है कि आप कितने चतुर हैं और आप कैसे व्यवहार करते हैं। इससे बहुत कुछ संबंधित है और व्यवहार को सिखाना कठिन है, यहाँ तक कि वास्तव में चतुर लोगों के लिए भी। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति जो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो देता है। एक वित्तीय आपदा हो सकती है। उल्टा भी सही है। बिना वित्तीय शिक्षा वाले साधारण लोग अमीर हो सकते हैं यदि उनके पास मुट्ठी भर व्यवहार कौशल हैं जिनका बुद्धि के औपचारिक उपायों से कोई लेना देना नहीं है। मेरी पसंदीदा विकिपीडिया प्रविष्टि शुरू होती है। रोनाल्ड जेम्स रीड एक अमेरिकी परोपकारी, निवेशक, चौकीदार और गैस स्टेशन परिचारक थे। रोनाल्ड रीड का जन्म ग्रामीण वर्मोंट में हुआ था। वो अपने परिवार में हाई स्कूल में स्नातक करने वाले पहले व्यक्ति थे। इस तथ्य से सभी को और अधिक प्रभावशाली बना दिया कि वे हर दिन परिसर में सहयात्री थे। जो लोग रोनाल्ड रीड को जानते थे, उनके लिए और कुछ उल्लेखनीय नहीं था। उनका जीवन लगभग उतना ही कम महत्वपूर्ण था जितना वे आते हैं। 25 साल के लिए गैस स्टेशन पर फिक्स्ड कारों को पढ़ें और 17 साल के लिए जेसीपीने में स्वैप्ड फ्लो। उन्होंने 38 साल की उम्र में $12,000 में 2 बेडरूम का घर खरीदा और जीवन भर वहीं रहे। वो 50 वर्ष की आयु में विधवा हो गए और उन्होंने कभी पुनर्विवाह नहीं किया। एक दोस्त ने याद किया कि उसका मुख्य शौक जलाओ लकड़ी काटना था। पड़े की मृत्यु 2014 में हुई। उम्र 92। वो तब है जब विनम्र ग्रामीण चौकीदार ने अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां बटोरी। 2014 में 2813, 503 अमेरिकियों की मृत्यु हुई। उनमें से 4000 से भी कम की कुल संपत्ति $8 मिलियन से अधिक थी जब उनका निधन हो गया। रोनाल्ड रीड उनमें से एक थे। अपनी वसीयत में पूर्व चौकीदार ने अपने सौतेले बच्चों के लिए $2 मिलियन और अपने स्थानीय अस्पताल और पुस्तकालय के लिए $6 मिलियन से अधिक छोड़ दिए। पढ़ने वाले जानने वाले चकित रह गए। उसके पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया? यह पता चला कि कोई रहस्य नहीं था।
कोई लॉटरी जीत नहीं थी और कोई विरासत नहीं थी। रीड ने जितना कम बचा था उसे बचाया और ब्लू चिप शेयरों में निवेश किया। फिर उन्होंने दशकों तक इंतजार किया, क्योंकि छोटी बचत $8 मिलियन से अधिक हो गई। इतना ही, चौकीदार से लेकर परोपकारी तक। रोनाल्ड रीड के मरने से कुछ महीने पहले रिचर्ड नाम का एक और शख्स चर्चा में था। रिचर्ड फुकोन वो सब कुछ था जो रोनाल्ड रीड नहीं था। एक MBA के साथ हार्वर्ड शिक्षित मैरिल लिंच के कार्यकारी। फुकोन का वित्त में इतना सफल करियर था कि वो एक परोपकारी बनने के लिए अपने 40 के दशक में सेवानिवृत्त हुए। मैरिल के पूर्व CEO डेविड कोमांस्की ने फुकोन की व्यावसायिक समझ, नेतृत्व कौशल, ध्वनि निर्णय और व्यक्तिगत अखंडता की प्रशंसा की। एक क्रेन की व्यावसायिक पत्रिका ने एक बार उन्हें सफल व्यवसायों की 40 अंडर 40 सूची में शामिल किया था। लेकिन फिर सोने सिक्का छोड़ने वाले तकनीकी कार्यकारी की तरह सब कुछ अलग हो गया। 2000 के दशक के मध्य में फ्यूस्कोन ने ग्रीनविच, कनेक्टिकट में एक 18,000 वर्ग फुट के घर का विस्तार करने के लिए भारी उधार लिया, जिसमें 11 बाथरूम, 2 लिफ्ट, 2 पूल, 7 गराज थे, और बनाए रखने के लिए प्रति माह $90,000 से अधिक की लागत थी। फिर 2008 का वित्तीय संकट आया। संकट ने लगभग सभी के वित्त को चोट पहुंचाई। इसने स्पष्ट रूप से फुकोन को धूल में बदल दिया। उच्च कर्ज और अतरल संपत्ति ने उसे दिवालिया बना दिया। मेरे पास वर्तमान में कोई आय नहीं है, उन्होंने कथित तौर पर 2008 में एक दिवालियापन न्यायाधीश से कहा था। पहले उनके पाम बीच हाउस को बंद कर दिया गया था। 2014 में ग्रीनविच हवेली की बारी थी। 5 महीने पहले रोनाल्ड रीड ने अपने भाग्य को चैरिटी के लिए छोड़ दिया। रिचर्ड फुकोन का घर, जहां मेहमानों ने घर के इंडोर स्विमिंग पूल पर एक सीथरू कवरिंग के ऊपर भोजन और नृत्य का रोमांच याद किया, एक फौजदारी नीलामी में 75% से कम के लिए बेचा गया था। एक बीमा कंपनी को लगा कि इसकी कीमत है। 3 रोनाल्ड रीड धैर्यवान थे, रिचर्ड फुकोन लालची थे। दोनों के बीच व्यापक शिक्षा और अनुभव के अंतर को ग्रहण करने के लिए बस इतना ही करना पड़ा। यहाँ सबक रोनाल्ड की तरह और रिचर्ड की तरह कम नहीं होना है, हालांकि यह बुरी सलाह नहीं है। इन कहानियों के बारे में आकर्षक बात यह है कि वे वित्त के लिए कितने अद्वितीय हैं। बिना कॉलेज की डिग्री, बिना प्रशिक्षण, बिना किसी पृष्ठभूमि, बिना औपचारिक अनुभव और बिना किसी कनेक्शन के किसी अन्य उद्योग में सबसे अच्छी शिक्षा, सर्वोत्तम प्रशिक्षण और सर्वोत्तम कनेक्शन वाले किसी व्यक्ति से बड़े पैमाने पर बेहतर प्रदर्शन होता है। मैं किसी के बारे में सोचने के लिए संघर्ष करता हूँ। हार्वर्ड द्वारा प्रशिक्षित सर्जन की तुलना में रोनाल्ड रीड द्वारा हृदय प्रत्यारोपण करने की कहानी के बारे में सोचना असंभव है। यह एक गगनचुंबी इमारत को सर्वोत्तम प्रशिक्षित आर्किटेक्ट से बेहतर डिजाइन करना, दुनिया के शीर्ष परमाणु इंजीनियरों से बेहतर प्रदर्शन करने वाले चौकीदार की कहानी कभी नहीं होगी। लेकिन ये कहानियां निवेश में होती हैं। तथ्य यह है कि रोनाल्ड रीड रिचर्ड फुकोन के साथ सह अस्तित्व में हो सकते हैं। इसके 2 स्पष्टीकरण हैं। एक, वित्तीय परिणाम भाग्य से संचालित होते हैं, बुद्धि और प्रयास से स्वतंत्र। यह कुछ हद तक सही है, और यह पुस्तक इस पर और विस्तार से चर्चा करेगी। 2, और मुझे लगता है कि अधिक सामान्य, कि वित्तीय सफलता एक कठिन विज्ञान नहीं है। यह एक सॉफ्ट स्किल है, जहां आप जो जानते हैं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप कैसे व्यवहार करते हैं। मैं इस सॉफ्ट स्किल को पैसे का मनोविज्ञान कहता हूं। इस पुस्तक का उद्देश्य आपको यह समझाने के लिए लघु कथाओं का उपयोग करना है कि पैसे के तकनीकी पक्ष की तुलना में सॉफ्ट स्किल्स अधिक महत्वपूर्ण हैं। मैं इसे इस तरह से करूंगा जिससे सभी को, रीड से लेकर फुकोन तक और बीच में सभी को, बेहतर वित्तीय निर्णय लेने में मदद मिलेगी। ये सॉफ्ट स्किल्स हैं। मुझे पता चला है,
बहुत कम सराहना की। वित्त को गणित आधारित क्षेत्र के रूप में बहुत अधिक पढ़ाया जाता है, जहां आप डेटा को एक सूत्र में डालते हैं और सूत्र आपको बताता है कि क्या करना है, और यह माना जाता है कि आप इसे करने जाएंगे। यह व्यक्तिगत वित्त में सच है, जहां आपको 6 महीने का आपातकालीन निधि रखने और अपने वेतन का 10% बचाने के लिए कहा जाता है। यह निवेश में सच है, जहां हम ब्याज दरों और मूल्यांकन के बीच सटीक ऐतिहासिक सहसंबंधों को जानते हैं। और यह कॉर्पोरेट वित्त में सच है, जहां सीएफओ पूंजी की सटीक लागत को माप सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इनमें से कोई भी चीज खराब या गलत है। इसका मतलब यह है कि जब आप इसे करने की कोशिश करते हैं तो आपके दिमाग में क्या होता है, इसके बारे में जानने से आपको कुछ नहीं पता चलता है। 2 विषय सभी को प्रभावित करते हैं, चाहे आप उनमें रुचि रखते हो या नहीं। स्वास्थ्य और धन। स्वास्थ्य देखभाल उद्योग दुनिया भर में बढ़ती जीवन प्रत्याशा के साथ आधुनिक विज्ञान की जीत है। वैज्ञानिक खोजों ने डॉक्टरों के पुराने विचारों को बदल दिया है कि मानव शरीर कैसे काम करता है, और वस्तुतः हर कोई इसके कारण स्वस्थ है। मुद्रा उद्योग निवेश, व्यक्तिगत वित्त, व्यवसाय नियोजन एक और कहानी है। वित्त ने पिछले 2 दशकों में शीर्ष विश्वविद्यालयों से आने वाले सबसे चतुर दिमागों की खोज की है। 1 दशक पहले प्रिंसटन स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में फाइनेंशियल इंजीनियरिंग सबसे लोकप्रिय प्रमुख था। क्या कोई सबूत है कि इसने हमें बेहतर निवेशक बना दिया है? मैंने कोई नहीं देखा। वर्षों से सामूहिक परीक्षण और त्रुटि के माध्यम से हमने सीखा कि कैसे बेहतर किसान, कुशल प्लम्बर और उन्नत रसायनज्ञ बने। लेकिन क्या परीक्षण और त्रुटि ने हमें अपने व्यक्तिगत वित्त के साथ बेहतर बनना सिखाया है? क्या हमारे कर्ज में डूबने की संभावना कम है? बरसात के दिन के लिए बचत करने की अधिक संभावना है? सेवानिवृत्ति की तैयारी करें। हमारी खुशी के लिए पैसा क्या करता है और क्या नहीं करता है, इस बारे में यथार्थवादी विचार रखें। मैंने कोई सम्मोहक सबूत नहीं देखा है। मेरा मानना कि इसका अधिकांश कारण यह है कि हम पैसे के बारे में सोचते हैं और उन्हें इस तरह से पढ़ाया जाता है जो बहुत अधिक भौतिकी, नियमों और कानूनों के साथ की तरह है और नहीं मनोविज्ञान की तरह, भावनाओं और बारीकियों के साथ। और वह मेरे लिए उतना ही आकर्षक है जितना कि यह महत्वपूर्ण है। पैसा हर जगह है, यह हम सभी को प्रभावित करता है, और हम में से अधिकांश को भ्रमित करता है। हर कोई इसके बारे में थोड़ा अलग सोचता है। यह उन चीजों पर सबक प्रदान करता है जो जीवन के कई क्षेत्रों पर लागू होती हैं, जैसे जोखिम, आत्मविश्वास और खुशी। कुछ विषय अधिक शक्तिशाली आवर्धक कांच प्रदान करते हैं जो यह समझाने में मदद करता है कि लोग पैसे की तुलना में ऐसा क्यों करते हैं। यह पृथ्वी पर सबसे महान शो में से एक है। पैसे के मनोविज्ञान के लिए मेरी खुद की प्रशंसा इस विषय पर 1 दशक से अधिक समय तक लिखने से आकार लेती है। मैंने 2008 की शुरुआत में वित्त के बारे में लिखना शुरू किया था। यह वित्तीय संकट की सुबह थी और 80 वर्षों में सबसे खराब मंदी थी। क्या हो रहा था इसके बारे में लिखने के लिए मैं यह जानना चाहता था कि क्या हो रहा था। लेकिन वित्तीय संकट के बाद मैंने जो पहली चीज सीखी वो यह थी कि कोई भी ठीक यह नहीं बता सकता था कि क्या हुआ या क्यों हुआ, इसके बारे में क्या किया जाना चाहिए। इसकी तो बात ही छोड़िए, हर अच्छी व्याख्या के लिए एक समान रूप से ठोस खंडन था। इंजीनियर पुल के ढहने का कारण निर्धारित कर सकते हैं क्योंकि इस बात पर सहमति है कि यदि किसी निश्चित क्षेत्र पर एक निश्चित मात्रा में बल लगाया जाता है तो वो क्षेत्र टूट जाएगा। भौतिकी विवादास्पद नहीं है, यह कानूनों द्वारा निर्देशित है। वित्त अलग है, यह लोगों के व्यवहार से निर्देशित होता है, और मैं कैसे व्यवहार करता हूँ यह मुझे समझ में आता है। लेकिन आपको पागल लग रहा है।
जितना अधिक मैंने वित्तीय संकट के बारे में अध्ययन और लिखा, उतना ही मुझे एहसास हुआ कि आप इसे मनोविज्ञान और इतिहास के लेंस के माध्यम से बेहतर ढंग से समझ सकते हैं, वित्त नहीं। यह समझने के लिए कि लोग खुद को कर्ज में क्यों दबाते हैं। आपको ब्याज दरों का अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। आपको लालच, असुरक्षा और आशावाद के इतिहास का अध्ययन करने की आवश्यकता है, यह जानने के लिए कि निवेशक भालू बाजार के निचले हिस्से में क्यों बिकते हैं। आपको भविष्य के अपेक्षित रिटर्न के गणित का अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपने परिवार को देखने और यह सोचने की पीड़ा के बारे में सोचने की जरूरत है कि क्या आपके निवेश उनके भविष्य को खतरे में डाल रहे हैं। मुझे वोल्टेयर के इस अवलोकन से प्यार है कि इतिहास कभी खुद को दोहराता नहीं है, आदमी हमेशा करता है। यह बहुत अच्छी तरह से लागू होता है कि हम पैसे के साथ कैसे व्यवहार करते हैं। 2018 में मैंने 20 सबसे महत्वपूर्ण खामियों, पूर्वाग्रहों और बुरे व्यवहार के कारणों को रेखांकित करते हुए एक रिपोर्ट लिखी, जो मैंने पैसे के साथ व्यवहार करते समय लोगों को प्रभावित करते हुए देखा है। इसे द साइकोलॉजी ऑफ मनी कहा जाता था और इसे 10 लाख से अधिक लोगों ने पढ़ा है। यह पुस्तक विषय में गहरा गोता लगाती है। रिपोर्ट के कुछ छोटे अंश इस पुस्तक में अपरिवर्तित दिखाई देते हैं। आप जो धारण कर रहे हैं वो 20 अध्याय हैं, जिनमें से प्रत्येक का वर्णन है कि मैं पैसे के मनोविज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण और अक्सर प्रतिवादात्मक विशेषताएं मानता हूं। अध्याय एक सामान्य विषय के इर्द गिर्द घूमते हैं, लेकिन अपने आप मौजूद हैं और स्वतंत्र रूप से पढ़े जा सकते हैं। यह कोई लंबी किताब नहीं है। आपका स्वागत है। अधिकांश पाठक अपने द्वारा शुरू की गई पुस्तकों को समाप्त नहीं करते हैं क्योंकि अधिकांश एकल विषयों के लिए 300 पृष्ठों की व्याख्या की आवश्यकता नहीं होती है। मैं आपके द्वारा छोड़े गए एक लंबे समय के बजाय आपके द्वारा समाप्त किए गए 20 छोटे अंक बनाना चाहता हूं। पर हम चलते हैं।